स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और हमने ज्योमेट्री की मैराथन जैसे 1 गो में करी थी, वैसे ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, देन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, देन अरिथमेटिक का हमारा बचा हुआ पोर्शन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका आज ही 1 सितंबर को सारा पोर्शन जो ऑफलाइन में उनके लिए ख़त्म हो जाएगा मैथ्स का। फिर रिवीजन के लिए वीडियोस अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पे, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो उनको हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 सितंबर तक ये मिल जाए। तो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छी ये वीडियो रहेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए, सभी लोग की जो कंसेप्ट बनते हैं वो एक बार बनते हैं। ठीक है, कंसेप्ट हमेशा एक बार बनते हैं। जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो मुझे किसी ने 11th-12th में पढ़ाया था। ठीक है, जो टीचर थे हमारे, उनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और उन्होंने 11th-12th में हमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने बीटेक के लिए तैयारी की बंसल क्लासेस से, आईआईटी के लिए। उसके बाद मैंने 4 साल बीटेक किया, उसके बाद 2-3 साल में घूमता रहा। 8 साल के बाद जब मैं कंपटीशन में आया तब भी मैंने नहीं पढ़ी, आज तक मैंने ये पढ़ी नहीं है किसी से, बस वही है जो 11th-12th में पढ़ी थी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंसेप्ट जो है एक बार बनते हैं। आप एक बार कंसेप्ट बनाइए, और एक बार कंसेप्ट बनाने के बाद में कभी भी आपसे पूछा जाए आपको याद रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 9th-10th में किसी ने पढ़ाई थी हमें, जैसे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ग्रामर के रूल्स 9th-10th के बाद नहीं पढ़े मैंने। ठीक है, और कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। आप नींद में भी उठा के पूछोगे तो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही ही करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट जो होता है वो एक बार बनता है। आपको समझ आ गया, उसके बाद कहीं से भी आपसे पूछा जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे कंसेप्ट आपको बनाने हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ने को मैं बोलता हूँ, तो ये क्या, निर्देश अंक, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ऐसे अंक जो निर्देशित करेंगे, ऐसी डिजिट्स जो किसी की स्थिति को बताएंगे। निर्देश करने का मतलब क्या है, उसकी स्थिति को बताएंगे। तो वही निर्देश अंक की ये क्या है, ज्यामिति। अभी तक आपने ज्योमेट्री पढ़ी, ये उससे थोड़ा सा अलग है। निर्देश जो करेंगे अंक, उनकी ये ज्यामिति है। ठीक है, यानी रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट किसी भी चीज़ को हम कहाँ करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मूल बिंदु क्या होगा, 0 0, जहाँ पे दोनों अक्ष मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें पहले चतुर्थांश की, ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको माइंड में एक बार बिठा लेनी ताकि आगे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए। वाई अक्ष जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो पहले चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों ही प्लस होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रिप्रेजेंट करो आप ए और 0 को, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, और जो वाई होता है वो दूसरा होता है, वो वाई अक्ष पे होता है। ठीक है, तो हमेशा जो पहला होगा वाई एक्स अक्ष पे होगा, तो ए जो है एक्स अक्ष पे होगा, क्या है, पॉजिटिव है, यानी राइट साइड आएगा। कितनी यूनिट आएगी, ए यूनिट। और आपको जो एक्स अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है, वो 0 दिया है, और कहाँ पे वाई वाला 0 होता है, एक्स अक्ष पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा A0। क्या क्या ध्यान रखना है हमें, पूरे एक्स अक्ष पे कहीं घूम जाओ आप, यहाँ से लेके वहाँ तक जितनी बड़ी लाइन चल रही है, पूरे एक्स अक्ष पे क्या होगा, y = 0 होगा, और पूरे y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड क्या ध्यान रखना है कि पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होंगे। जब a आपसे यूनिट बोल दी, A0 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भुज और कोटि। ठीक है, तो भुज किसको बोलते हैं, एक्स वाले को, और कोटि बोलते हैं वाई वाले को। तो आपको भुज कोटि दे दिया जाए या फिर कुछ इंग्लिश में दे दिया जाए, ठीक है, हर जगह आपको मान समझना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। दूसरे चतुर्थांश में जब हम चलते हैं तो यहाँ एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन वाई अभी भी पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे पहला एक्स आता है तो वो माइनस होगा, और दूसरा आता है वाई तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी माइनस प्लस होगा सेकंड में। ठीक है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं चतुर्थांश के लिए।
ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यानी अगर कोई ऐसा निर्देश अंक कोऑर्डिनेट्स, उसी पे चलेगी ये पूरी, इसीलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ऐसा कोई निर्देश अंक जिसमें माइनस हो पहले और प्लस हो बाद में, तो कौन से में आएगा? सेकंड में। तो मैं आपको बोलूंगा -a0 रिप्रेजेंट करो, तो इस साइड आओगे आप -a, और 0 कहाँ होता है? y, x अक्ष पे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि मैं आपको बोलता हूं रिप्रेजेंट करने को 0a, तो कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? x 0 है y एक्सिस पे, x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे, 0a हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि ये जो ट्राइंगल बना है, ठीक है, इसका एरिया निकालो। कैसे निकालोगे? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार भी a है और ऊंचाई भी a है, इसका एरिया कितना आ जाएगा? a² / 2 आ जाएगा। अगर ये ट्राइंगल इधर बनेगा -a और इससे, तो इसका एरिया क्या होगा? क्या क्षेत्रफल कभी माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो क्षेत्रफल है, तो इसका एरिया तब भी a² / 2 ही होगा। यानी आपको जो चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, उससे दूरी में फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी मान आपको लेने होंगे, एक से ज्यादा मान, तो आप कौन सा मान लेंगे? पॉजिटिव वाला ही लेंगे क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब यही जो सारी चीजें हम निकाल रहे हैं अपने पुराने जो ज्योमेट्री पड़ी है उससे, वही सब हमको यहाँ किससे निकालने हैं? कोऑर्डिनेट से निकालने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, आपको सिर्फ निर्देशांक दिए जाएंगे, और निर्देशांक से आपको त्रिभुज निकालना है, वर्ग निकालना, जो भी पूछा जाएगा आपको इसी से निकालना है। ठीक है, ये हो गई बात। अब क्या करना है? हम तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। यहाँ पे x तो है नेगेटिव और y क्या है? y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं -2 तो ये पॉइंट कहाँ होगा? थर्ड में होगा। ठीक है, इधर भी -2 ले लो और इधर भी -2 ले लो, और अभी तक तो मैं आपको x0 y0 दे रहा था, अभी इस पे दोनों निर्देशांक हैं, तो ये कहाँ बनेगा? बीच में। -2 दूरी इधर से ले लो और -2 दूरी इधर से ले लो, तो ये क्या है? ये है -2 ठीक है, इस तरह से बनाते हैं हम। रिप्रेजेंट करना आ गया आपको। -3 बोलूंगा तो सेकंड में जाएगा, x माइनस है, माइनस क्या लेंगे? 3 और ऊपर लेंगे 2, तो -3 और 2 पे जहां मैच हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे बोलूं 2 - 3, फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है, 2 बोलूंगा तो इधर भी 2 है, फर्स्ट में चला जाएगा, 2 इधर है, 2 इधर है, तो जहां पे ये 2 मिलेंगे वो हो जाएगा। तो आपको पॉइंट्स मार्क करने आ गए। अगर आपको पॉइंट्स मार्क करने आ जाएंगे तो आप समझ पाओगे स्थितियों को और निकाल पाओगे उनको। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। x यहाँ पे पॉजिटिव और y है नेगेटिव, तो मैं x को लेता हूँ 2, तो ये x आ गया 2, और y को क्या लेता हूँ? -3। तो ऐसी जगह जहाँ पे 2 और -3 मिल जाएंगे, जैसा हम मैट्रिक्स में करते हैं, इधर से निकालते हैं उधर से निकालते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। कोऑर्डिनेट आपको बनाने आ जाएंगे एक बार, तो आप पुट करना सीख गए तो आगे का काम आसान है। ठीक है, अभी ये बना लो आप।
चौथे में क्या है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो क्या होगा यहाँ पे, प्लस और माइनस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक हमको क्या समझ आया, अगर x जो अक्ष है या x निर्देशांक जीरो है, ये दोनों एक ही बात है क्या? नहीं है। x अक्ष का मतलब क्या है, y निर्देशांक जीरो है। ठीक है, ये चीज समझनी है कि x अक्ष का मतलब क्या है, y निर्देशांक जीरो होगा। ठीक है, और x निर्देशांक जीरो है तो कौन सी अक्ष होगी, y अक्ष होगी। ठीक है, अगर y निर्देशांक जीरो है तो कौन सी अक्ष है, x अक्ष है, और अगर x निर्देशांक जीरो है तो y अक्ष है। और अगर दोनों जीरो हैं तो क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ठीक है, यानी जहां भी x निर्देशांक जीरो होगा, ध्यान रखेंगे कि वो y अक्ष होगा, x अक्ष नहीं होगा। खुद अपनी एक्सेस पे कोई भी जीरो नहीं होगा। x निर्देशांक जीरो है तो वो y अक्ष ही हो सकता है, x अक्ष जीरो है तो वो y निर्देशांक जीरो तो x अक्ष ही हो सकता है, और दोनों जीरो हैं तो ओनली मूल बिंदु हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, क्या है सेकंड में, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तीसरे में दोनों नेगेटिव है, और चौथे में x प्लस है, y नेगेटिव है। आपको ये समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया, आपको पुट करना आ गया। 2 यहाँ पुट होगा। ठीक है, 2 - 3 कहाँ पुट होगा, ये 2 यहाँ आ गया, -3 यहाँ आ गया, इधर पुट होगा। ठीक है, -2 इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, यहाँ पुट होगा। ठीक है, और क्या, -2 यहाँ पुट होगा, ये -2 आ गया और ये 2 आ गया। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, यहाँ तक की चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, अब पहली चीज़ जो निकाली जाती है कोऑर्डिनेट से वो होती है दूरी, डिस्टेंस। दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, या फिर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। दो बिंदु के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं, x1 y1 और x2
y2। आपसे बोला जा रहा है इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या होगी, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होगी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे क्षेत्रफल पॉजिटिव होगा वैसे दूरी भी पॉजिटिव होगी। तो यहां से रूट से जो निकलेगा वो कौन सी वैल्यू लेनी है आपको, हमेशा पॉजिटिव। तो लिख लो दूरी सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और किसी भी क्वाड्रेंट में सूत्र बदलेगा क्या, किसी भी क्वाड्रेंट में सूत्र बदलेगा नहीं बदलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, पॉजिटिव होगी। दूसरा, सेम फॉर एवरी क्वाड्रेंट, हर चतुर्थांश में ये सेम रहेगी। ठीक है, तीसरा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर आपको बोले मूल बिंदु से दूरी, तो एक के कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, x1 तो जीरो ही हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, जो दिया है वही हो जाएगा। ठीक है, निकालिए 7, 3 और 4 माइनस 1 के बीच दूरी। 7, 3 और 4 माइनस 1 के बीच, थर्ड पॉइंट, हाँ मूल बिंदु से निकालेंगे, इनके बीच में 5 पे। और 2, 3 और 5, 6 के बीच में 3√2 हो जाएगी। इनके बीच में 3√2, इनके बीच में 5। ठीक है, अगर आपको दिया जाए कि x3 और 5, 7 के बीच जो दूरी है वो 5 है, तो x की वैल्यू बताइए। x3 और 5, 7 के बीच जो दूरी है वो 5 है। और क्या होगा, 2 मान हो सकते हैं x के 2 मान पूछे जाएंगे आपसे, माइनस 2 और 8।
और 8 हो सकते हैं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है? कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में है किसी को? 3 और 7 4 का डिफरेंस है, 5 है तो इसका डिफरेंस क्या बनाना? 3, तो 2 होगा तब भी होगा और 8 होगा तब भी होगा। ठीक है, दोनों केस में हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 2a है। शीर्षों के निर्देशांक बताइए। वर्टेक्स के निर्देशांक आपको बताने। एक शीर्ष जो है वो मूल बिंदु है। तो क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन दी है? भुजा उसकी 2a है, समकोण त्रिभुज है, टू ए कोमा 0, एक शीर्ष मूल बिंदु है, बाकी 2 शीर्ष के निर्देशांक बताने हैं। क्या? बाकी 2 शीर्षों के निर्देशांक हाँ, एक शीर्ष जो है वो 0 0 है, मूल बिंदु है। क्या होंगे? भुजाओं की दूरी 2a है, तो इधर भी 2a और 0 2a। ठीक है, समकोण त्रिभुज इस तरह बना सकते हैं। भुजा की लंबाई 2a है, मतलब समान भुजा की, समान भुजा लिखना जरूरी है यहाँ पर। समान भुजा की लंबाई 2a है, तो ये 2a और ये 2a, तो 2a 0 क्या हो जाएंगे? 2 शीर्ष 2a 0 और 0 2a। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज जिसका एक शीर्ष हो गया मूल बिंदु और समान भुजा की लंबाई हो गई 2a। निकाल सकते हैं, एक का दिया बाकी 2 का। इसकी लेंथ क्या होगी? ये लेंथ तो 2a हो गई, ये लेंथ हो गई 2a, ये लेंथ हो गई 2a। ये लेंथ क्या होगी? 2√2a हो गई। ए होती है, √2 होती है, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूरा सेम क्वेश्चन है, पूरा सेम है, बस यहाँ समकोण की जगह मैं कर देता हूँ समबाहु। बाकी सब कुछ सेम है। अब बताइए बाकी 2 के निर्देशांक। एक निर्देशांक 0 0 है, ठीक है, तीनों भुजाएं समान हैं, समबाहु लिख दिया है, लंबाई 2a है। बाकी निर्देशांक बताइए। ये कैसे माना? क्योंकि समान भुजाओं की लंबाई 2a दी है, तो एक शीर्ष 0 ले लिया तो 2a होगा, तो 2a 0 हो गया है पॉइंट। इधर 2a लिया तो 0 2a हो गया, इसकी लंबाई निकल गई 2√2a। तो इतना देके आपसे जो भी पूछेगा आप बता सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस समकोण की जगह समबाहु कर दिया। नहीं, कोऑर्डिनेट, बाकी 2 कोऑर्डिनेट, पूरा सेम क्वेश्चन है, बस समकोण की जगह समबाहु।
निर्देशांक चाहिए, बाकी सब कुछ सेम है। एक निर्देशांक 0 0 है, दो निर्देशांक चाहिए। क्या होना चाहिए? ए कोमा एक तो 2 है 0 ही हो जाएगा, ठीक है। एक 0 0 हो गया, एक 2 है 0 हो गया, और तीसरा क्या होगा? a√3a। कैसे आया ये? देखो ये हुआ, एक निर्देशांक आपको दे दिया 0 0, ठीक है। भुजा की लंबाई कितनी दे दी? भुजा की लंबाई 2 है, तो 2 है 0 बनेगा एक तो, और ऐसे बनेगा, तो ये भी 2 है होगा, ये भी 2 है होगा, ठीक है। 2 है 2 है, लेकिन आपसे क्या पूछे हैं? निर्देशांक। तो ये क्या होगा? लंब आधा करेगा, तो ये होगा a। तो इस वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट तो क्या हो गए? a हो गए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको निकालना है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है? ये लंबाई, ये लंबाई कैसे निकलेगी? ये लंबाई 2 है और ये लंबाई a है, पाइथागोरस लगा देंगे। √2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी? √3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a√3a। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, बाकी सब आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। आगे इसके कोऑर्डिनेट्स, क्षेत्रफल आपसे निकालने को बोलेगा, निकाल सकते हो। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार कितना है? 2 है, और ऊंचाई कितनी है? अभी निकाली आपने, √3 है। तो क्या आ जाएगा? √3a स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल, √3a स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ऐसा त्रिभुज जिसका एक बिंदु मूल बिंदु है, एक शीर्ष जो है मूल बिंदु है, दूसरा जो शीर्ष है वो, मतलब दो भुजाएं बराबर है समकोण त्रिभुज में, और एक शीर्ष मूल बिंदु है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है अगर इसका, तो क्या आएगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ आधार कितना है? 2a, और ऊंचाई भी कितनी है? 2 है, ऊंचाई भी 2a है। तो यहाँ क्या हो गया? ये 2a स्क्वायर हो गया, यहाँ 2a स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो गया? √3a स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो समकोण से समबाहु जब बने तो क्षेत्रफल थोड़ा सा, इसका मान क्या होता है? 1.73 होता है ना, तो ये ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो समकोण बन रहा है उसी जगह पे, उतनी लंबाई लेके ऊंचाई लेके, तो उसका ज़्यादा है, और यहाँ पे इसका क्या है? थोड़ा सा कम है।
तो एक ऐसा त्रिभुज आपको दिया जाए, चाहे समकोण या समबाहु, उसका एक बिंदु दे दिया जाए आपको मूल बिंदु, और दूसरा क्या दे दिया जाए, उसकी भुजा दे दी जाए, सब कुछ निकाल सकते हो आप। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अगर अब आपको ये दिया जाए कि एक शीर्ष दिया जाए और बाकी सब कुछ पूछा जाए, आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलें आगे, उतार लिया इसको। ठीक है, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंड का विभाजन, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन का जो सेगमेंट है उसका डिवीजन। ठीक है, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में क्या होगा, रेखा का खंड है तो दोनों पॉइंट होंगे, दोनों पॉइंट फिक्स होंगे। रेखा खंड का मतलब क्या है, टुकड़ा आपने काट के निकाला, रेखा का खंड है तो आपने टुकड़ा काट के निकाला, लाइन का सेगमेंट है। तो इस पॉइंट के निर्देशांक मान लो x1 y1 है और इस पॉइंट के निर्देशांक x2 y2 है। इसका मतलब क्या है, कोई बीच में पॉइंट होगा, ठीक है, जिसके निर्देशांक मान लो कि xy है। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया ए बी और ये मैंने नाम दे दिया P। तो इस ए बी रेखाखंड को जो P बांट रहा है वो हमने मान लिया कि m अनुपात n में बांट रहा है। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, P पॉइंट के xy निर्देशांक क्या होंगे। पहले हम P पॉइंट के x की बात करें। ठीक है, P का जो x निर्देशांक होगा, P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx1 प्लस nx2 अपॉन, हाँ ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हाँ ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नहीं, गलत क्यों हो जाएगा, बाह्य की बात नहीं कर रहे, अभी आंतरिक की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये कौन सा है, आंतरिक विभाजन। अभी हम बात कर रहे हैं आंतरिक विभाजन की। आंतरिक विभाजन की बात कर रहे हैं, यानी इस रेखाखंड को ये अंदर से काट रहा है। ठीक है, तो कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंतरिक विभाजन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी फिर भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट की बात करें, P का जो y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ठीक है। और जैसे ही यहां बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है, बाहर से, यानी इस पे ये उपस्थित नहीं है। ठीक है, ये ए बी है तो P कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, P अभी बाहर है तो ये इसको कैसे करेगा, इस तरह से लाइन डाली जाए तो ये m अनुपात n में विभाजित कर रही है। ठीक है, यानी बाहर से विभाजित कर रहा है, उस लाइन पे उपस्थित नहीं है। तब इसके निर्देशांक क्या होंगे,
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, m x2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस p के कोऑर्डिनेट x y हैं, y क्या होगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो आंतरिक विभाजन या बाह्य विभाजन दोनों में सिर्फ एक प्लस माइनस का फर्क है। आंतरिक विभाजन का मतलब मैंने आपको बताया कि वो उस लाइन सेगमेंट में होगा, और बाह्य विभाजन का मतलब है कि वो उस लाइन सेगमेंट में नहीं होगा, बाहर से विभाजित करेगा, ठीक है। अगर ये P मध्य बिंदु हो जाएगा आंतरिक विभाजन में, ये P मध्य बिंदु हो जाएगा आंतरिक विभाजन में, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, अनुपात क्या हो गया, 1:1। तो पुट कर देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन, ठीक है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये निर्देशांक हो जाएंगे मध्य बिंदु के। अब यहाँ पे आपको m अनुपात n दिया था, ठीक है, तो आपने निकाल दिया, मध्य बिंदु दिया था तो आपने निकाल दिया। जब आपको पॉइंट देके पूछेगा, इसका उल्टा पूछेगा, पॉइंट देके पूछेगा कि अनुपात निकालिए किसमें बांटता है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, लैम्बडा अनुपात 1 मान लेते हैं। और ये लैम्बडा यहाँ पे क्या होता है, m अपॉन n होता है, जो अनुपात है वही लैम्बडा है, तो इसलिए हमें 2 नहीं निकालने पड़े, उसके लिए 1 कर दिया उसको m अपॉन n लेके, ठीक है। इस कंडीशन में निर्देशांक क्या बनते हैं, वो बिंदु जो लैम्बडा अनुपात में बांटता है AB को, उसके निर्देशांक क्या बनते हैं, P के निर्देशांक। लैम्बडा x1 प्लस लैम्बडा 2 बार क्यों आएगा, हमने 2 को 1 ही तो करा है, हमने m अपॉन n को ही तो लिखा है, ठीक है। इसलिए तो लैम्बडा इस टू 1 करा है कि एक चीज निकालनी पड़े, 2 चीज नहीं निकालनी पड़े, ठीक है। क्या हो जाएगा, लैम्बडा x1 प्लस x2, ठीक है। या इसको कंफ्यूज ना होके इधर x2 रख लो, ठीक है, अपॉन लैम्बडा प्लस 1, ठीक है, लैम्बडा y2, क्या, हाँ, m अपॉन n की जगह लैम्बडा रख रहे हैं। ये उल्टा क्वेश्चन है जिसमें आपको अनुपात निकालना है, तो m और n 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को आपने क्या करा, एक ही वेरिएबल बना दिया, m अपॉन n को मान लिया लैम्बडा, ठीक है। 2 चीज निकालनी पड़ती ना, अभी यहाँ लैम्बडा आ जाएगा तो लैम्बडा का मान आते ही वही आ गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में निर्देशांक क्या होता है, लैम्बडा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। इस तरह लैम्बडा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। और यही सेम चीज अगर बाहर से पूछा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लैम्बडा x2 माइनस x1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1, और उसी तरह लैम्बडा y2 माइनस y1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1, ठीक है। ये समझ में आ गया कंसेप्ट, क्वेश्चन कर सकते हैं इससे।
क्वेश्चन है आपसे कि एक पॉइंट है, उसके ये रेखाखंड है, ठीक है, रेखाखंड है ए बी, जिसमें आपको ए और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको निकालना है कि पॉइंट पहला 2 7 इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, दूसरा एक्स अक्ष इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, और तीसरा इसे वाई अक्ष किस अनुपात में। रेखाखंड है 8 9 और -7 4 को मिलाने वाला, 8 9 और -7 4। वो सब आप देखो, वो कुछ नहीं बताएगा। आंतरिक है, बाह्य है, त्रिभुज बन रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे, सब आप देखो। अब कोऑर्डिनेट जमाना आ गया, अब आप देखो, ये 2 कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, बाकी सारी राम कहानी आप समझो। ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, आपको अनुपात बताना है। क्या हुआ? ये बिंदु है 2 7, जैसे पी था ना अपना, जो पी उसको विभाजित कर रहा था, वैसे 2 7 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, पी के कोऑर्डिनेट है। हाँ, एम एन नहीं है, निर्देशांक है, पी के निर्देशांक है। ये चीज दी हुई है आपको, पी के निर्देशांक है, और आपसे पूछा किस अनुपात में विभाजित करता है इनको बांटने वाले को, इनको, इस वाले रेखाखंड को, और फिर आपसे एक्स अक्ष और फिर वाई अक्ष। जब मैंने कहा था ना उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, अनुपात नहीं दिए, अनुपात पूछा है, तब लैम्बडा की जरूरत पड़ेगी। अभी क्वेश्चन कोई देख रहे हो कि क्या पूछ रहा। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को 2 7 किस में विभाजित करेगा, एक्स अक्ष किस में विभाजित करेगा, वाई अक्ष किस में विभाजित। अनुपात बताना आपको तीनों। क्या वो तोते उड़ गए हैं? 2:3, पहला 2:3, और किसी का आया 2:3? आठ 9 और -7 4, ये ए है, ये बी है। 2 7 किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये आपसे पूछा है, तो 2 को बराबर कर दो, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताया ना आपको, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इससे करो बराबर। आपको बता तो रखें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जब विभाजित करता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसको बराबर करो, किसी भी एक को कर दो, एक्स को कर दो लैम्बडा x2 + x1 अपॉन लैम्बडा +1, लैम्बडा का मान आ जाएगा। x2 x1 तो है आपके पास, दो को बराबर किसके करोगे, लैम्बडा x2 कितना है, -7, ठीक है। अरे बाह्य जो दिया वही तो करोगे, बाह्य आंतरिक आपकी, वो जो उसने दिया वही तो रखोगे, वो लास्ट में आएगा जब पता लगेगा बाह्य की आंतरिक है, आप तो रख दोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो लैम्बडा इंटू x2 प्लस x1, हाँ तो x1 हो गया, ये x2 हो गया, लैम्बडा इंटू x2 प्लस x1 कितना हो, अरे कैसे ही कर लो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरा निकल जाएगा, लैम्बडा x2 1 करा है ना, तो इसलिए यहाँ पे लैम्बडा x2 + x1 करा था ना, नीचे भी लैम्बडा +1, ठीक है। तो लैम्बडा इंटू x2 प्लस
x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 कर दो बराबर, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 लैम्बडा प्लस 2 बराबर 8 माइनस 7 लैम्बडा। ये 7 लैम्बडा इधर आ गया, 9 लैम्बडा हो गया, उधर 10 लैम्बडा हो गया। हाँ, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, वो माइनस 7 लैम्बडा। 9 लैम्बडा बराबर 6 आ गया, लैम्बडा आ गया 2/3, यानी अनुपात क्या हो गया 2:3। बस कोऑर्डिनेट बराबर करने हैं आपको। क्या ये पॉजिटिव आया ना, मतलब एक्सटर्नल आपसे पूछेगा तो बताना है, नहीं तो उसको भी आंतरिक बाह्य से कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, आपको अनुपात का आंसर पॉजिटिव ही देना है, लेकिन माइनस आ रहा होगा इसका मतलब वो बाह्य है। एक क्वेश्चन हुआ, अभी 2 क्वेश्चन बाकी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये तो एक ही क्वेश्चन हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, और करो। एक्स अक्ष बोला जाएगा तो क्या करना है, y को 0 रखना है, y अक्ष बोला जाएगा तो निकालो क्या आ रहा है। एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा इन दोनों को, इस रेखाखंड को, फिर y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। एक्स का कितना 9:9:4, और क्या आया, बाह्य विभाजन आया, ठीक है। और y का क्या आएगा ऐसे ही, y कोऑर्डिनेट 0 करो ना, क्या है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बताओ भाई क्या आएगा, लैम्बडा इंटू लैम्बडा इंटू x2, सॉरी y वाला निकालना ना, लैम्बडा इंटू y2 प्लस 9 y2, अपने मन से नहीं कुछ रख रहा मैं, y2 है, लैम्बडा इंटू y2, y कोऑर्डिनेट 0 कर, y का मान 0 पुट करूंगा ना, y का मान 0 पुट करूंगा, इसका मतलब 9:4 में
हाँ 8:7 और कौन सा विभाजन? इंटरनल। यहाँ पे x को 0 करेंगे, x तो वो है ही, क्या आया था उसमें, लैम्बडा इंटू -7 प्लस 8 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, इसको क्या कर देंगे 0, ये तो 0 हो ही गया, 8/7 आ गया, और 8/7 आया तो क्या आया इंटरनल। विभाजन का कंसेप्ट समझ आ गया? कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। विभाजन का कंसेप्ट क्या है, x अक्ष बोला जाए y0 रख दो, y अक्ष बोला जाए x0 रख दो। आपको अनुपात नहीं दिए हैं तो किससे चलना है, लैम्बडा से चलना है। आपको अनुपात दिए हैं तो किससे चलना है, mx2 वाले से चलना है। अनुपात दिए हैं mn की वैल्यू है तो वो सूत्र, और नहीं है तो लैम्बडा वाला। कर लेंगे इस तरह का, ठीक है। लिखिए 3 - 5 हटा दूं, इसको हो गया ये 3 - 5 और 4 7, 3 - 5 और -4 7, आपको निकालना है x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। ये रेखाखंड दिया 3 - 5 और -4 7, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। हम्म, 5:7। इसका आंसर तो बिना करे ही आप यहीं से दे सकते हैं। अब आपको समझ आ रहा है ऑब्जर्वेशन, -5 कहाँ है, एक साइड, 7 कहाँ है, दूसरी साइड, तो अक्ष किस में करेगी, 5:7 में। y अक्ष पूछ लूँ आपसे, x0 रखोगे, 3 है एक साइड, -4 है दूसरी साइड, क्या आएगा 3:4। डायरेक्ट कर पा रहे हो, रखोगे तो भी क्या रखोगे, यही तो बराबर 0 ही तो रखोगे, दूसरी साइड माइनस जाएगा, 5:7। जब एक साइड है तो आंतरिक विभाजन होना है, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइड है ना, तो इसी अनुपात में x अक्ष y अक्ष इनको करेंगे, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो जाएंगे वाले, ये वाले हो जाएंगे। लिखो 2 1 2 1 और 3 5, ये A है ये B है। उस बिंदु के निर्देशांक जो इनको 2:3 में इंटरनली विभाजित करे, नहीं सॉरी एक्सटर्नली, 2:3 में एक्सटर्नली विभाजित करे, 2 1 और 3 5 को एक्सटर्नली विभाजित करे।
हाँ, एक जीरो, जीरो और दूसरा ठीक, -7, ठीक है, जीरो और -7 एक्सटर्नली है, 2:3 है, m इंटू x2 माइनस n(x1), ये तो जीरो आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m इंटू y2 10 हो गया, माइनस n इंटू y1 3 हो गया। दो -3 -1 तो ये क्या आ गया, -7, ये क्या आ गया, जीरो। क्या होगा कोऑर्डिनेट, जीरो और -7। कोई दिक्कत इसमें? एक्सटर्नली दे दिया 0 -7, यहाँ इंटरनली देता तो 12/5 और 13/5। क्या बोल रहे हो, किसका नहीं निकला? हाँ, 3 वाला कह रहा ना, 2.5 इंटू -3, 10 में से 3 गए 7, और नीचे 2 -3 -1 तो -7 हो गया। लैम्बडा नहीं, अब तो दे रखा है ना, वैल्यू दे रखी है, mx2 - nx1। लैम्बडा की जरूरत जब है जब अनुपात आपको नहीं दिया है, अनुपात आपको निकालना है। यहाँ पे तो अनुपात ही दे दिया आपको, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको 3 निर्देशांक दिए हुए हैं, ए बी सी, -1 3 -3 -2 और 5 -1। ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या निकालना है आपको? त्रिभुज एबीसी में ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई। केंद्र बिंदु नहीं पूछा, तो केंद्र बिंदु है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3, वो केंद्र बिंदु है। यहाँ से आपसे पूछा है ए शीर्ष से, ये ए शीर्ष है, इससे जो इनका मिड पॉइंट है, माध्यिका है ना, इनके मिड पॉइंट पर जो खींची गई है उसकी लंबाई। लंबाई पूछी, लंबाई।
रूट 97/2 आएगा। लगभग 5 ही है, एग्जैक्ट आंसर ही है। अगर ये दिया जाएगा तो मध्य बिंदु निकालना आपको आता है, दोनों को जोड़ के बटा दो। 5 - 3 बटा 2 1 और -2 - 1 -3 बटा 2। कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको। अब आपको दूरी निकालनी सीधे। -1 का स्क्वायर और 3 -3 बटा 2 का स्क्वायर। प्लस हो जाएगा। ये -2 का स्क्वायर हो गया और ये क्या 3 + 3 बटा 2 यानी 9 बटा 2। ये 4 ये 81 97 आएगा। ये इसका स्क्वायर 4 होगा ना, 8। नाइन्टी सेवन कैसा है? हाँ 16 है। ये कैसा आया? x1 + x2/2 y1 + y2/2। मध्य बिंदु बोला है ना आपको, माध्यिका बोला है ना उसने, इसलिए तो ज्योमेट्री के बाद पढ़ा जा रहा है इसको, ताकि आपको ज्योमेट्री पहले क्लियर हो जाए। माध्यिका मतलब सामने वाले के मध्य बिंदु को मिलाने वाली। पहले डेफिनेशन ही पता थी, सोचते थे कि जो समान भागों में बांटती है। डेफिनेशन क्या है कि जो मध्य बिंदु को मिलाती है। तो माध्यिका मतलब मध्य बिंदु को ही मिला रही होगी, तो इन दोनों का मध्य बिंदु चाहिए आपको। x1 + x2/2 y1 + y2/2 आ गया। फिर क्या लगाना? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर + y1 - y2 स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा? रूट 97/2। अगर यहां पे मैं आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता तो वो तो मुझे भी पता है, उसके आगे बताओ। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? -3 से लेके 5 कितना हो गया? 8 हुआ ना। माइनस क्या करेगा उसमें? -3 एक साइड है, 5 दूसरी साइड है। -3 से लेके 5 8 हो गया। और ऊंचाई कितनी है? y कोऑर्डिनेट 3, आधार के लिए x कोऑर्डिनेट, ऊंचाई के लिए y कोऑर्डिनेट। कितना सिंपल है इसका क्षेत्रफल निकालना, 12 आ जाएगा। माध्यिका की लंबाई से सिंपल है क्षेत्रफल। सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट दे दिए जाते और आपको बोला जाता क्षेत्रफल, तो कितना सिंपल है। y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ही तो ऊंचाई होता है। ये तो ये पॉइंट है ना। नहीं समझे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट जो है, इसको इससे क्या मतलब है? कहीं से भी लो वही ऊंचाई है। अरे भाई आप कह रहे हो ये लंबाई है, तो यही तो चाहिए हमें। और कहां तक चाहिए? कहां आ रहा है x अक्ष से नीचे? नीचे आ रहा है। जब आप ऊंचाई लोगे, ये -3 - 2 है और ये 5 - 1 है। ठीक है,
कहाँ पे -2 इधर आ रहा है, ठीक है, और ऊंचाई कहाँ आ रही है, उधर वाला y1 कहाँ आ रहा है, -1, ये -1 है, मतलब इधर ही आएगा -1 भी, ये -1 इधर है, इस तरह से बन रहा है ना, इस तरह से बन रहा है। ऊंचाई तो यही वाली लोग है आप, हाँ थोड़ा इससे ज़्यादा होगा, x अक्ष से ऊंचाई है, हाँ क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ेगा, ये -2 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, सीधी रेखा नहीं होगी, इस तरह की रेखा होगी, और इस तरह की रेखा पे है तो थोड़ा सा क्षेत्रफल बदलेगा। नहीं ऊंचाई, आधार तो 8 ही है, आधार में कोई दिक्कत नहीं है, आधार तो 8 ही रहेगा, ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाएगी। ऊंचाई क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसका जो y एक्सिस है वो उस पर नहीं है, उसके नीचे है, -2 है और -1 है। तो आप इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा, ये एक्चुअल ट्रायंगल कैसे बनेगा, -3 पॉइंट यहाँ पे होगा, -2 पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, -3 -2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5 और -1, तो 5 -1 यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हो गए। और फिर ये -1 और 3, तो -1 तो इधर ही है और 3 इधर ही है, इस तरह से बनेगा ये। तो आधार में कोई दिक्कत नहीं है, क्या, अच्छा x -1 है, x बराबर -1, वही तो कर रहा हूँ मैं, अच्छा y नहीं है, x बराबर -1 और y बराबर +3 है, तो ये इधर जाएगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आधार ठीक है 8 हो जाएगा, लेकिन जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि -3 और -1 इसकी -2 -1 की लाइन पे आ रही है, ठीक है। तो 12 से जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी अंदाजे से आप आंसर दे सकते हो अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखना वो x एक्सिस y एक्सिस पे ही होंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो x एक्सिस y एक्सिस पे होंगे। जैसे 2a वाले का निकाला था, है ना, समबाहु और समकोण दोनों का निकाला था कि 2a भुजा है और एक पॉइंट क्या है, मूल बिंदु है, तो उस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इस तरह क्वेश्चन दिए नहीं जाएंगे, वो दिए जाएंगे जिनका परफेक्ट जो क्षेत्रफल है परफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे जरूर वो परफेक्ट ही निकलेगा, तभी तो ऑप्शन होगा ना आंसर, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। माध्यिका की लंबाई तो परफेक्ट है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, रेखाखंड वाला हो गया। अब आते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। 3 आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, क्या क्या दे रखे हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो क्या होता है इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाफ इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 -2 होता है ना, वन टू थ्री 2 3 1 3 1 2। क्या हुआ, सर्कल में घूमता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2।
अगर यहाँ पे आपको संरेख दिखाना है, एक ही रेखा में दिखाना, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगर आपको यहाँ पे केंद्रक निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अभी जो इसके पहले वाले 3 पॉइंट थे, क्या उनका क्षेत्रफल 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्यों? तो प्रॉपर त्रिभुज बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी संरेख घोषित कर सकते हो। संरेख घोषित तभी कर सकते हो जब वो सही में संरेख होंगे। बिना संरेख हुए आप संरेख घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आता है अंतः केंद्र। कोऑर्डिनेट्स यही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्षेत्रफल ये हो गया, संरेख है तो 0 हो गया, केंद्रक है तो ये हो गया। अंतः केंद्र क्या होता है? अगर ये पॉइंट ए है तो ये भुजा ए हो गई, अगर ये पॉइंट बी है तो ये भुजा बी, और ये पॉइंट सी है तो ये भुजा सी। अंतः केंद्र क्या होता है? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। ठीक है, ax1 a का x1 है, ठीक है, a का x1 है, b का क्या है, x2 है, और c का x3 है। तो a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसी तरह a y1 प्लस a b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। निर्देशांक अंतः केंद्र के निर्देशांक। तो ये एबीसी क्या है यहाँ पे? भुजाओं की लंबाई। ठीक है, आपको अंतः केंद्र के निर्देशांक बताने हैं, जिसके शीर्ष हैं 0, 3, 3, 3 और 0, 7। अंतः केंद्र के आई के निर्देशांक निकालने हैं। ए है ये, बी है ये, और सी है ये। 0, 3, 3, 3 और 0, 7।
निकालना पड़ेगा आपको, देगा थोड़ी। भुजा की लंबाई है। अब आप इस फॉर्मूले की बजाय डायरेक्ट जल्दी निकाल सकते थे क्या? अगर आप इसको ड्रॉ कर लेते तो जल्दी निकाल सकते थे क्या? 0,3 यानी y अक्ष पे है, यहाँ पे है। 0,7 यहाँ पे है, और 3,3 ये भी 3, ये भी 3 यहाँ पे। ये त्रिभुज है। जीरो 3, 3, 3 और 0,7। ये त्रिभुज क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। ठीक है, समकोण का अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र क्या? जिसकी भुजाओं से दूरी बराबर हो। ठीक है, दूरी आपको है, क्या बोल रहे हो? हाँ, अंतः केंद्र के निर्देशांक हैं जिससे भुजाओं की दूरी बराबर होती है। जो अंतः वृत्त बनता है ना, उसका केंद्र जो वो केंद्रक है। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? भूल गए? केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का मिलान बिंदु। केंद्रक होता है माध्यिकाओं का मिलान बिंदु, माध्यिकाओं का मीटिंग पॉइंट। और वो क्या होता है? अंतः केंद्र क्या होता है? हैं? यही तो बना दिया त्रिभुज का फिगर। अच्छा, वैसे ये केंद्रक है, इस केंद्रक में क्या हुआ? ये माध्यिका, ये माध्यिका, ये माध्यिका, तो क्या हो गया? केंद्रक हो गया। और
कोण समद्विभाजक, ये कोण इसका समद्विभाजक, ये कोण इसका समद्विभाजक, ये कोण इसका समद्विभाजक, जहां ये मिलते हैं ये हो जाता है अंतःकेंद्र। इसलिए ज्योमेट्री के बाद इसको पढ़ा जाता है कि आपको पता लगे केंद्रक क्या है, अंतःकेंद्र क्या है। तो यहाँ पे अंतःकेंद्र के कोऑर्डिनेट में कंफ्यूज हो रहे हो कि x1 वाला किसका है, a वाला किसका है। a वाला किसका है, अंतःकेंद्र का, और डायरेक्ट जो है वो केंद्रक का। ठीक है, तो यहाँ अंतःकेंद्र आपको निकालना है, त्रिभुज हो गया। जो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से दूरी निकाल रहे थे, जो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से दूरी निकाल रहे थे, वो दूरी आपको निकालने की जरूरत है क्या? यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे तो डायरेक्ट निकल जाएगी। ये दूरी 3 है, ये दूरी 4 है, ये 3 4 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 5। बस रख दोगे आप इसको डायरेक्ट। तो कई बार हमको निकालना आसान रहता है ड्रॉ करके। अगर यहाँ पे मैं आपसे यही सेम कोऑर्डिनेट्स देके मैं आपसे परिकेंद्र पूछता, अंतःकेंद्र का तो फॉर्मूला दे दिया, परिकेंद्र पूछता, परिकेंद्र क्या होता है समकोण में? कर्ण का मध्य बिंदु, क्योंकि उससे तीनों शीर्ष बराबर होते हैं। पढ़ा था ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस होता है, तो कर्ण का मध्य बिंदु होता है आंसर। कर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा यहाँ पे? तीन बटा दो और 5/2। हाँ सॉरी, 3/2 और 5। तो क्या आंसर देते हैं आप? 3/2 और 5। तो जब ये मिक्स हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री जब मिक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उड़ रहा होगा ऊपर से, पर ऐसे ही है। दोनों मिक्स कर दिए, कितनी आसानी से निकल गया परिकेंद्र। ठीक है, अंतःकेंद्र भी अगर आपके पास 4 ऑप्शन होते तो आपको इतना तो पता है कि जो अंतःकेंद्र है वो कहाँ आता है? सबका अंदर आता है, त्रिभुज के अंदर आता है। अगर मैं इस तरह से आपको ऑप्शन देता है यहाँ पे, अगर मैं इस तरह से आपको ऑप्शन देता तो आप जज कर सकते थे कि ये तो अंदर होना चाहिए, और अगर बिंदु अंदर ही नहीं है तो कहाँ से होगा? ये जो इसकी रेंज है, 3 इधर क्रॉस नहीं करना चाहिए और 7 इधर क्रॉस नहीं करना चाहिए, इधर 3 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि कहाँ हो सकता है। 2-8 हो सकता है कि बाहर निकल गया? नहीं हो सकता। इधर भी नीचे, उधर भी बाहर है? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1-4 हो सकता है, अंदर होगा। 0-4, 0 है और 4 है, इसी पे आ जाएगा तो बाकी से सही नहीं हो पाएगा। एक भुजा पे नहीं हो सकता ये। अंतःकेंद्र में समझ आता है आपको? वो एक भुजा पे नहीं हो सकता। परिकेंद्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि परिकेंद्र को शीर्षों से बराबर होना है। परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु हो सकता है, हुआ समकोण में, लेकिन अंतःकेंद्र कभी भी किसी भुजा पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसको भुजाओं से बराबर होना है। अगर किसी एक पे आ जाएगा तो बाकी से कहाँ से होगा? उससे तो दूरी 0 हो जाएगी। तो ये तो भुजा पे ही आ गया, नहीं हो सकता। ये बाहर निकल गया, नहीं हो सकता। इधर नीचे आ गया ना, x बराबर 2, y बराबर 6, बाहर ही निकलेगा, इधर कहीं आएगा। जो बाहर निकल गया वो नहीं हो सकता, जो भुजा पे आ गया वो नहीं हो सकता। ऐसे ही करके आपके 2-3 ऑप्शन हट जाएंगे और आपको क्लियर कट ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको दोनों को मिला के पढ़ना है, मिला के पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। 0-4 इस भुजा पे है,
जो भुजा पे ही आ जाएगा वो कैसे अंतःकेंद्र हो जाएगा? अंतःकेंद्र को दूरी बराबर करनी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे जाएंगे केंद्रक के निर्देशांक तीनों को जोड़ के बाय 3, अंतःकेंद्र तीनों को जोड़ के ए वाले करके x1 प्लस bx2, अगर और कुछ पूछा जाता है इन दोनों के अलावा, परिकेंद्र पूछा जाता है, मान लो कि लंब केंद्र पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना कि वो ज्योमेट्री को मिक्स कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो फिर आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाना चाहिए। जिसका फॉर्मूला नहीं है इसका मतलब ज्योमेट्री वहाँ पे एक्टिव हो रही है, और उस हिसाब से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन टफ बनेगा, लेकिन अगर आप उसका आंसर देते हो तो आपको वो लीड देगा बाकी सबसे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, ये सब क्लियर है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लाइन की बात करते हैं। एक लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में, जहां पे m क्या होती है? उसकी प्रवणता होती है या ढाल होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो होता है, होता क्या है? ये दोनों दोनों अक्षों के बीच का खंड होता है। दोनों अक्षों ने इस पे कितना खंड काटा इस लाइन पे, वो होता है। कांस्टेंट तो है, लेकिन चीज क्या है? दोनों रेखाओं ने कितना खंड काटा है, एक्स अक्ष वाई अक्ष ने मिलकर इस लाइन पे कितना खंड काटा है, वो होता है, ठीक है। y क्या होता है? y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर कहीं पे ये खंड नहीं है, कहीं पे खंड नहीं है, आपको सिर्फ दो निर्देशांक दे रखे हैं, ऐसी भी लाइन होगी ना जो खंड नहीं काटेगी, हो सकता है ना। इधर दो पॉइंट है, ये क्या खंड काटेंगे? कुछ नहीं काटेंगे। इधर दो पॉइंट है, ये क्या खंड काटेंगे? किसी एक चतुर्थांश के अंदर ही है, तो क्या खंड काटेंगे? नहीं काटेंगे। तो वहां क्या हो जाएगा? c 0 हो जाएगा। जब ऐसे दो पॉइंट आपको दे दिए जहां पे c हो जाएगा 0, तो पहले परिभाषा समझनी होती है कि वो चीज क्या है, माध्यिका क्या है, अंतःकेंद्र क्या है। तो इसलिए ये क्या है? वो है राजू, क्या है? राजू है, लेकिन वो है क्या, ठीक है। और कुछ तो हिंदी का इंग्लिश कर देते हैं। रेखाखंड क्या है? सर लाइन सेगमेंट। अरे वो तो मुझे भी पता, ठीक है, वो चीज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 m की वैल्यू है। तो ऐसी लाइन जो खंड नहीं काटेगी, जिसके अंतःखंड की वैल्यू क्या होगी? अंतःखंड किससे होता है? अक्षों से। उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अगर ऐसे दो पॉइंट आपको दे दिए जाएं, x1 y1 और x2 y2, तो ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पे खंड नहीं है, उनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो इनसे गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन, ये m की वैल्यू रखेंगे ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m की वैल्यू रख दी, और x क्या होगा? x माइनस x1। ये समीकरण हो जाएगी। आज समझ में क्या बोला मैंने? ऐसी एक लाइन जो अंतःखंड नहीं काट रही है, एक रेखाखंड आपको दिया हुआ है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो उससे गुजरने वाली लाइन की लंबाई y की जगह y कोऑर्डिनेट, x की जगह x कोऑर्डिनेट, और ढाल की जगह ढाल का फॉर्मूला रख दो। ये इन दोनों से गुजरने वाली लंबाई है जब अंतःखंड की वैल्यू 0 है, ठीक है। लिख लो इसको थ्योरी में। दो बिंदुओं a x1 y1 व b x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण। दो बिंदुओं a x1 y1 व b x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता।
समीकरण आपको निकालने हैं तो इस तरह निकालने हैं, और अगर थीटा दिया है तो प्रवणता क्या होती है, tan थीटा। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इसको नीचे ले आए, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। बस इसको मैं इधर ले आया हूँ और कुछ नहीं किया है मैंने। इस तरह भी दिया जा सकता है कि ये किसका इक्वेशन है, तो ये ऐसी लाइन का इक्वेशन है जिस जो 2 पॉइंट से गुजरती है, x1 y1 x2 y2, ये उसकी प्रवणता हो गई, अंतःखंड 0 है। तो आपको रेखा के समीकरण के लिए क्या देना पड़ रहा है, या तो आपको 2 कोऑर्डिनेट देने पड़ रहे हैं, ठीक है, ये पहला केस हो गया। ये लिख लिया, अगर मैं आपको 2 कोऑर्डिनेट ना दूं, मैं आपको एक कोऑर्डिनेट दूं और ढाल दे दूं तो भी निकाल लोगे। ये हो गया, ये लिख लिया सबने, हो गया। तो रेखाओं की समीकरण देख रहे हैं हम, इक्वेशंस ऑफ लाइन। रेखा समीकरण आपको अगर बनाने हैं, रेखा के लिए समीकरण लिखना है, लिखा है किसी ने आज तक रेखा के लिए समीकरण? लव लेटर लिखा होगा, रेखा के लिए समीकरण नहीं लिखा होगा है? तो देखो समीकरण अगर उसके लिए लिखेंगे तो क्या चाहिए आपको, पहला 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको एक कोऑर्डिनेट दूं, एक कोऑर्डिनेट दूं और ढाल दूं, बुखार आ गया, इतना बुरा तो नहीं पड़ा था एक कोऑर्डिनेट दूं और ढाल दूं, 2 कोऑर्डिनेट दिए आपको, इनसे गुजरने वाली, क्या लिख दिया आपने, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये लिख दी, 2 पॉइंट हो गए, उनसे लिख दी, ढाल मिल गई आपको। जब 2 पॉइंट है तो ढाल के लिए जरूरत नहीं है ढाल देने की, क्योंकि ढाल तो निकाल ही सकते हो ना, 2 पॉइंट है तो। अब अगर एक ही पॉइंट दिया और ढाल दे दी तो क्या किया, एक तरीके से ये एक पॉइंट दे दिया, अब इस पॉइंट से आपको क्या पता कहाँ जाएगी, तो ढाल दे दी ना उसने, कि थीटा दे दिया, तो इसी तरह जाएगी ना, फिर फिक्स हो गई ना लाइन, बन सकती ना समीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू m x1, एक कोऑर्डिनेट दिया आपको x1 y1, यहाँ पे 2 दिए, x1 x2 y1 y2, तो ये फिक्स लाइन है ना, ये गलत थोड़ी हो जाएगी, एक से ज़्यादा थोड़ी बन सकती हैं, एक पॉइंट है, ढाल भी फिक्स है, वही बनेगी। क्या हो जाएगी, y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स वन। मैं आपको एक कोऑर्डिनेट दे दूं, ढाल बता दूं भाई 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो tan थीटा रख के निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। थर्ड लाइन अगर मैं आपको कह दूं कि x अक्ष के समांतर है या फिर y अक्ष के समांतर है, ठीक है, हमेशा x अक्ष के समांतर है या हमेशा y अक्ष के समांतर है। समांतर है, दूरी दे दूं, समांतर है, दूरी दे दूं, तो ये भी फिक्स होगी लाइन। क्या होगा इसका इक्वेशन,
एक्स अक्ष के समांतर और दूरी है ए दूरी से समांतर है। क्या होगा इसका इक्वेशन? जब एक्स अक्ष के समांतर है, खुद एक्स अक्ष पे y 0 है तो उसके समांतर भी y 0 होगा। ठीक है, 0 नहीं भी होगा, फिक्स होगा। ठीक है, 0 तो उस पे है, उसके समांतर 0 नहीं होगा, लेकिन फिक्स तो होगा। ठीक है, तो उस कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है आपको, कांस्टेंट रह गया वो, लेकिन दूरी हमेशा फिक्स है, दूरी ए है। तो ये कहाँ बनेगी ये लाइन? ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर जा रही है, दूरी आपको दे दी ए, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट हमेशा ए रहेगा? वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ए रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट बदल सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू ए। उसी तरह जो लाइन y अक्ष के समांतर है, उसका x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। दूरी आपको दे रखी है a, दूरी आपको यहाँ पे b दे रखी है, दूरी आपको b दे रखी है, दूरी आपको b दे रखी है, तो ये क्या होगा? x बराबर b। y अक्ष के समांतर है तो x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, तो ये लाइन हो जाएगी x बराबर b, ये लाइन हो जाएगी y बराबर a। ये जो लिख रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि ये लाइंस जो हैं फिक्स हैं, ये बदल नहीं सकती हैं। अगर आपको इतना सा दे दिया जाए, एक कोऑर्डिनेट दे दिया, ढाल दे दिया, समांतर दे दिया, दूरी दे दी, समांतर दे दिया, दूरी दे दी, दो कोऑर्डिनेट दे दिए या फिर एक कोऑर्डिनेट और ढाल भी दे दिया, तो ये लाइंस फिक्स हैं, ये लाइन बदलने वाली नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि दो बिंदुओं से निकलने वाली रेखा एक निश्चित रेखा होती है। वो आपको कोऑर्डिनेट से समझ आएगा क्यों होती है, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट हो गए तो लाइन फिक्स हो गई। फिर आपको ना प्रवणता देने की जरूरत है, ना आपको कुछ भी देने की जरूरत है। और कौन सी लाइन है जो फिक्स है? एक्स अक्ष फिक्स है और वाई अक्ष फिक्स है। क्या है एक्स अक्ष की समीकरण? y बराबर 0 और y अक्ष की समीकरण x बराबर 0। तो आपको कुछ भी नहीं बताया, बस y अक्ष दिया, आपने समीकरण लिख दी उसकी, x अक्ष दिया, समीकरण लिख दी, समांतर लिखा तो भी लिख दी, x अक्ष के समांतर लिखा तो भी लिख दी, दो कोऑर्डिनेट दिए तो भी लिख सकते हो, एक कोऑर्डिनेट दे दे और ढाल दे दे तो भी लिख सकते हो। हैं? नहीं है बच्चा। पूछता है, आजकल कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ रही है? नहीं नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ रही है। कोऑर्डिनेट आपको एक सेट में 2-3 भी मिल सकते हैं। नहीं, अभी ये देखना लेटेस्ट CHS में नहीं मिल रहा है, हर सेट में मिल रहा है। 24 वाले हमने कराए ना, उसमें आ तो रही थी। 24 वाले जो हमने कराए उसमें आ तो रही थी। ठीक है, और लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? आपको एक कोऑर्डिनेट दे दे, एक निर्देशांक दे दे, ठीक है, ढाल भी दे दे और अंतःखंड भी दे दे। अभी तक अंतःखंड नहीं आया कहीं, अंतःखंड दे दिया जाएगा तो बिल्कुल ही फिक्स है, फिर तो सब कुछ फिक्स है उसका। ठीक है, वही जो आपको बताया लाइन से काटता है अक्षों के बीच में, जिसकी वैल्यू c होती है। तो एक निर्देशांक दे दिया तो y1 इज इक्वल्स टू mx1 प्लस c। ठीक है, एक निर्देशांक दे दिया, ढाल दे दी और अंतःखंड भी दे दिया, तो y इज इक्वल्स टू mx1 प्लस c। और जो थीटा होता है प्रवणता में, वो किससे होता है? कौन से अक्ष से झुकाव होता है?
m बराबर tan थीटा जो होती है प्रवणता, इसमें जो थीटा होता है किससे झुकाव होता है? एक्स अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष से झुकाव होता है। तो थीटा आपको दिया जाएगा एक्स अक्ष से झुकाव। अगर आपको वाई अक्ष से दे दिया तो आपको 90 माइनस करके निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखो। थ्योरी आपने पढ़ ली, कैसे कैसे समीकरण लिख सकते हैं, कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट में इतना ही है, कोऑर्डिनेट बड़ी नहीं है, बस आपको उसको ज्यामिति से रिलेट करना है। पूछेगा ना वो। क्वेश्चन लिखूं? आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं 3 4, और 1 -1। आपको बोला है ये वर्ग के सम्मुख शीर्ष हैं, वर्ग के सम्मुख शीर्ष हैं, यानी आमने सामने के हैं। ठीक है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, वर्ग का कोऑर्डिनेट्स बताना है, बाकी तो क्षेत्रफल के लिए वैसे भी निकालना पड़ेगा आपको। लंबा क्वेश्चन दे दिया क्या पहला है? क्षेत्रफल कितना? 2√29 आएगा। अच्छी बात है, आप डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हो तो अच्छी बात है। क्षेत्रफल क्या होता है? d²/2। तो इससे डायरेक्ट आप d निकाल लो। ए और सी दिया है ना आपको, ए और सी आपको डायरेक्ट दिया है ना, तो डी की वैल्यू 29 आ जाएगी क्या? 3 - 1 और 5, 25 और 4 29/2। तो ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। सम्मुख शीर्ष ज्योमेट्री को आपने क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया इसमें। तो सीधे आपको दिया उनकी दूरी का बटा 2 करना है। और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब आप कोऑर्डिनेट में आ जाओ तो वो आसान हो जाएगा। तीन 4 कहाँ होगा? 1 - 1 कहाँ होगा? वर्ग बनाना आपको। 3 और 4, ये होगा 3 4, 1 और -1। ये आपका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। ठीक है, अब आपको यहां से वर्ग बनाना। हेलो 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 हेलो, आप थोड़ी हो सकती, क्या हो गया?
वो होगी, वो उनका वैसे ही रहता है स्पेशल का। कितना हो गई अब है? 4 बजे बता रहा है। तो तुम पहले से आके बैठ गए थे क्या? तुमने चेक नहीं करा था क्या? अरे तुमने चेक नहीं करा, ये स्पेशल हैं, लेट होती होती हैं, ये दिक्कतें नहीं है। वो कोई दिक्कत नहीं है, सोना आराम से, खाली रहेगी, ये अच्छी बात है। भरी हुई है नहीं, खाली रहती है स्पेशल। अच्छा, अब आ गई क्या ट्रेन? ठीक है, आओ फिर। ठीक है। कैसे निकालोगे भाई शीश? कोई तरीका शीश निकालने का है? बता दें। शीश क्या होगा? एक पॉइंट एक्स वाई ले लिया तो डिस्टेंस बराबर करना होगा, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस। क्या हुआ राहुल? डिस्टेंस करो, डिस्टेंस बराबर। एक चीज तो ये है कि एक्स वाई की डिस्टेंस बराबर होगी 1 - 1 से और 3 4 से। और दूसरा क्या होगा? दूसरा लगेगी पाइथागोरियन, इन दोनों से निकलेगा। ऐसे लंबा हो जाएगा ये, आपको वहां पे किससे करना होगा? ऑप्शन से करना होगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो हो जाएगा। इक्वेशन एक तो यहां से निकाल ली ना, दूसरी यहां से निकालेगी, पाइथागोरन लगाओ। दो इक्वेशन भी तो चाहिए दो वेरिएबल के लिए, तो पाइथागोरन लगेगी। दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस का स्क्वायर। तो जो इसका तरीका है वो बेसिक बहुत लंबा है, मत करो आप इससे, ये दो से निकाल के करना पड़ेगा। इसकी वजह आपको वहां पे करना होगा ऑप्शन से। तो -1/2, 5/2 और 9/2, 1/2 ये आएंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे वहां पे? इसके अलावा और ऑप्शन भी होंगे, डिस्टेंस चेक कर लोगे जिससे दूरी बराबर होगी। मतलब कंडीशन क्या फुलफिल करानी है, बस ये ध्यान रख लो। करना इस तरह नहीं है, लेकिन ये कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करानी है। क्या कंडीशन फुलफिल करानी है? पहला, दोनों भुजाओं से, दोनों जो पॉइंट हैं उनसे डिस्टेंस बराबर वर्ग है, और दूसरा पाइथागोरन। ये दोनों फॉलो कराओगे ऑप्शन से, वहाँ पे सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन से फॉलो कराना। तो आपके दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट पूछेगा तो, क्षेत्रफल पूछेगा तो वो तो आसान है।
ठीक है। अगर आपको इक्वेशन दे के पूछेगा वैल्यू 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, इसमें m बताइए और अंतःखंड बताइए। इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं। m कितना है? -4 और अंतःखंड अंतःखंड क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन में ये दो कराने हैं, ये दो चीज़ें आपको मैच करानी ऑप्शन से शीर्ष निकालने के लिए। पहला, दोनों भुजाओं से इन दोनों पॉइंट से दूरी बराबर होनी चाहिए, और सेकंड पाइथागोरियन, दिस प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस का स्क्वायर, और पहला कंडीशन इसकी दूरी दोनों से बराबर, इस तरह से निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 0, ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है। आपसे कोई भी इक्वेशन देके कुछ भी पूछे, आपकी जो पेटेंट फॉर्म है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में आपको जमाना है, ये जमा के आप आंसर दे सकते हो। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 5, यानी -4 हो गया m और 5 हो गया अंतःखंड। तो कुछ भी आपको दिया जाए, आपको जमाना है। हाँ, ये फॉर्म लानी है। बहुत अटपटी फॉर्म दी जाएंगी, ये तो बहुत सिंपल दिया उन्होंने, बहुत अटपटी कुछ भी दे दे आपको यहीं लेके आना, यहीं लेके जाना। लेके जैसे आ गए आप, आपका केस खत्म। जो भी यहाँ पे है वो m है, जो यहाँ पे है वो c। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट की थ्योरी, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। जो बचा हुआ पोर्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और अरिथमेटिक का। ठीक है। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा जो भी क्वेश्चन या कंसेप्ट, तो उसके लिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।